हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्किल एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस पर्सन आई मीन होल लाइफ ऑफ दिस पर्सन इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यस थॉट, यस थॉट्स, हाउ यू थिंक डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड स्पेस। यस, कोई फिलोसफर या थिंकर जब कोई अपनी थिंकिंग या अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है, लोग दो चीज़ों पे वो डिपेंड करती हैं। पहली चीज़ होती है टाइम एंड दूसरी चीज़ स्पेस। कोई फिलोसफर कोई चीज़ कैसे सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, फिर कोई चीज़ क्यों कह रहा है, वो दो चीज़ें पर डिपेंड कर रही है, टाइम एंड स्पेस। एंड टाइम हियर मीन्स टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्सन, एंड द सेकेंड वन इज स्पेस, मतलब लोकेशन, कौन सी जगह पे रह रहा है। ये दोनों मिलके बनाती हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किस चीज का? कॉन्टेक्स्ट वो थिंकर कोई चीज क्यों कह रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट बनाती है टाइम एंड स्पेस। सो इसको समझते हैं। दो पॉलिटिकल फिलोसफर्स को लेते हैं। एक है थॉमस हॉब्स, हॉब्स साहब है, एंड सेकंड पर्सन इज जॉन लॉक। दोनों इंग्लैंड से हैं एंड बोथ आर सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। सो थॉमस हॉब्स अपने लाइफ में क्या देखते हैं कि इंग्लैंड पे अटैक होता है एंड साथ में ये भी देखते हैं कि वहाँ सिविल वॉर है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल्स चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल्स चल रहे हैं। तो अब दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू से oh everything is good, because he faces political turmoils and constitutional turmoils and अटैक देख रहा है अपनी कंट्री पे, या फिर अटैक का थ्रेट देख रहा है। तो व्हाट थॉमस हॉब्स सेज, स्टेट ऑफ नेचर इज वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन एंड द लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ nasty, solitary एंड सॉर्ट। एंड वहीं जॉन लॉक क्या देखते हैं अपनी लाइफ पीरियड में? ग्लोरियस रिवोल्यूशन होता है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688 टू 89। अब 1688 टू 89 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन देखते हैं। ये रिवोल्यूशन हुआ था, ब्लडलेस रिवोल्यूशन था। तो अब जॉन लॉक भाई साहब क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ नेचर इज फॉर फ्रॉम वॉर, मतलब ये वॉर से बहुत दूर है। स्टेट ऑफ नेचर इज लाइफ ऑफ मैन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। सो जॉन लॉक भाई साहब क्या कहते हैं, सोसाइटी के आने से पहले लोग बहुत खुश थे। वार की तो कोई बात ही नहीं थी, लोग इतने अच्छे थे, पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्लडलेस रिवोल्यूशन देख रहे हैं और थॉमस हॉब्स उसी सोसाइटी में रहते हैं और उनके सामने चीज़ें दूसरी तरीके से घटित होती है, तो वो दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इनको लगता है कि मैन तो एकदम खराब है। यार मैन डज नॉट मीन्स मेल, मैन मीन्स ह्यूमन। So here basic thing that we need to understand is context. पॉलिटिकल थॉट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइफ स्केच ऑफ अम्बेडकर के बारे में। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब। बर्थ हुआ 14 अप्रैल 1891 में महार फैमिली इन मऊ, प्रोनाउंस्ड एज मऊ, नाउ डॉक्टर अम्बेडकर नगर इन मध्य प्रदेश। देखिए महार फैमिली जो थी इसको कंसीडर किया जाता था अनटचेबल फैमिली। फादर थे उनके रामजी मालोजी सकपाल, ये है उनके फादर साहब एंड ये है उनकी माता जी। तो फादर उनके सूबेदार थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। आफ्टर रिटायरमेंट ही बिकम ए स्कूल टीचर। मदर भीमाबाई सकपाल थी ये। आगे बढ़ते हैं। ये 14th चाइल्ड थे ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ओनली 5 ऑफ देम सर्वाइव्ड। मैरिज लाइफ की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली थी 1906 में जब वो 15 साल के थे, तो उनकी शादी हुई थी रामाबाई से। रामाबाई का एज उस समय था 9 ईयर्स एंड रामाबाई की डेथ हो गई थी 1935 में। तो 1948 में उन्होंने दूसरी शादी की सविता अम्बेडकर से। इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग इनकी डेथ हुई थी 2003 में। बाबा साहेब की डेथ हुई थी 3 days आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट द बुद्धा एंड हिज धम्मा। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आपको याद करना पड़ेगा।
अम्बेडकर डायड इन हिज स्लीप ऑन 6 दिसंबर 1956 में। बाबा साहेब को भारत रत्न भी मिला था 1990 में, ऑब्वियसली पोस्टमसली। एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अम्बा वडेकर टू अम्बेडकर। एक्चुअली टिल हिज हाई स्कूल अम्बेडकर वाज एक्चुअली अम्बा वडेकर। एंट्री होती है एक रिफॉर्मिस्ट ब्राह्मण टीचर की उनके स्कूल में, जिनका नाम था महादेव अम्बेडकर। वो देखते हैं इस बच्चे से प्यार होता है, उनको लगता है कि यार ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छा है, और उनका एटीट्यूड इस बच्चे के प्रति बहुत अच्छा रहता है, प्लीजेंट एटीट्यूड होता है। तो इस वजह से अम्बेडकर भी अपने टीचर को पसंद करने लगते हैं। और दिस टीचर लाइक द लिटिल बॉय वेरी मच एंड ही चेंज द सरनेम फ्रॉम अम्बा वडेकर टू अम्बेडकर। तो इस तरीके से वो अम्बा वडेकर से अम्बेडकर बने। बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल केयर एंड एक्स्ट्रा लेसन्स गिवन बाय द टीचर, अम्बेडकर कुड स्कोर बेटर मार्क्स देन द अपर कास्ट स्टूडेंट्स। एंड what the teacher wanted from him, टीचर वॉन्टेड हिम टू बिकम ए रिफॉर्मिस्ट। टीचर चाहते थे कि अम्बेडकर रिफॉर्मिस्ट बन जाए और रिवोल्यूशनरी हो जाए। सो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस उनका था अम्बेडकर के ऊपर। देयर वाज अनदर टीचर कृष्णा जी अर्जुन, इनका भी कुछ इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर। हु हैड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अम्बेडकर्स लाइफ। कृष्णा जी वाज अ सोशल रिवोल्यूशनरी। कृष्णा जी खुद सोशल रिवोल्यूशनरी थे एंड ए लीडिंग सोशल रिफॉर्मर। ही वाज फाइटिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द आउटकास्ट स्टूडेंट्स। देयर इज सेकंड स्टोरी, एक्चुअली स्टोरी नहीं कहेंगे, सेकंड इंसिडेंट था उनके लाइफ का। नो प्योन नो वाटर। अम्बेडकर was born in Mahar family. Mahar caste was considered as untouchable. Mahar caste was considered as untouchable. Therefore, he had to face a lot of problems in student days. होता क्या था, अपर कास्ट के जो बच्चे थे वो बिलीव करते थे कि ऐसे बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों से अगर बात करेंगे तो वो उनको पॉल्यूट कर देंगे। साथ में इनकी जो बुक्स थी या फिर और कोई सामान होता था उनको छूते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये चीज़ इनको पॉल्यूट कर देगी। तो यंग भीमराव अम्बेडकर एक्सपीरियंस दिस क्रूअल एटीट्यूड ऑफ हिज क्लासमेट। द डिस्क्रिमिनेशन वाज टेरिबल। ऑब्वियसली अगर आपके साथ ऐसा हो तो बहुत बुरा लगेगा। ही हैड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम, और अपने साथ गनी बैग लेके आना पड़ता था, बोरा लेके आते थे अपने साथ बाहर क्लास में बैठने के लिए। अब होता क्या था, अगर उनको पानी पीना होता था, जो कॉमन टैप था या फिर नल लगा हुआ था स्कूल में, उसमें से पानी नहीं पी सकते थे। तो अगर उनको पानी पीना होता तो समवन फ्रॉम द अपर कास्ट का कोई व्यक्ति उनको दूर से पानी देता था। ये एक पिक्चर भी मैंने बनाई हुई है। ये अपर कास्ट का पर्सन होगा कोई, और ये लोअर कास्ट। ये पानी डाल रहा है और ये दूर से, और उसके हाथ में ये अपने हाथ से पानी पी रहा है। तो ये काम मोस्टली प्योन किया करता था। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाती थी कि प्योन अगर स्कूल आया नहीं तो मतलब उस दिन वो पानी भी नहीं पी सकते थे। इस इंसिडेंट को अम्बेडकर ने अपनी राइटिंग्स में लिखा है, नो प्योन नो वाटर एजुकेशन। ऐसे सबसे पहले इन्होंने इनरोल किया था इल्फाइनस्टोन हाई स्कूल में 1906। 15 साल के थे, 15 ईयर्स ऑफ एज थी उनकी, तब इनकी शादी हो जाती है। 1907 में ये मैट्रिक पास होते हैं और इल्फाइनस्टोन कॉलेज में जाते हैं, जो कि अफिलिएटेड होता है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। और 1912 में अटेंड करते हैं डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 1913 में वो जब उनकी एज 22 थी तो उनको बड़ौदा स्टेट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलता है, जिसके अंदर वो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं। ये अपना एमए एग्जाम पास करते हैं 1915 में। मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स वर सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। और वहाँ पे एक थीसिस सबमिट करते हैं जिसका नाम था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। 1916 में कंप्लीट करते हैं सेकेंड मास्टर्स थीसिस, जिसका नाम था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल हिस्ट्री। ही प्रेजेंटेड द पेपर कास्ट्स इन इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी को आगे डेवलप करके 1935 में अंबेडकर एक लेक्चर देने जा रहे थे। जो लेक्चर जहाँ पे होना था वो इवेंट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन कुछ वजह से कैंसिल कर दी थी। तो उन्होंने उसको डेवलप करके एक बुक के फॉर्म में प्रिंट किया 1936 में, जिसका नाम था एनिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में बार कोर्स करते हैं ग्रेज इन लंदन से, और उसी समय एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी के लिए एनरोल हो जाते हैं। और पीएचडी का उनका टॉपिक था प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन।
इट्सेट्रा इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं, 2 MA, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 2 MSCs एंड एट लीस्ट 4 डॉक्टरेट डिग्री ही हैज। सो सारी चीज़ें कवर करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा मुझे। ही वॉज द मोस्ट लर्नड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे अब पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो बाकी आप समझ ही सकते हैं कि वो उनकी थिंकिंग का प्रोसेस या फिर थॉट प्रोसेस कितना ऊपर का लेवल का रहा। सो आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंसेस ऑन अम्बेडकर्स लाइफ। अम्बेडकर के जीवन काल में किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस था? पर्सनल सफरिंग, ऑब्वियसली जब आदमी कुछ परेशानियों से जूझता है तो उसका इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ में होता है। सो अनटचेबिलिटी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उनकी लाइफ में। इन्फ्लुएंसेस ऑफ बुद्धा एंड महात्मा फूले, देखिए ये एक स्टोरी है। आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन, जैसे उनका इंटर कंप्लीट हुआ था, ही एंटर्ड द बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ अनटचेबल ओरिजिन टू एंटर ए कॉलेज इन इंडिया। दिस सक्सेस, इस जो सक्सेस था उसको सेलिब्रेट किया गया बाय हिज कम्युनिटी एंड हिज फैमिली। आफ्टर पब्लिक सेरेमनी ही वॉज प्रेजेंटेड विथ ए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा बाय हिज टीचर। तो उनके एक टीचर थे जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी उनको प्रेजेंट की थी, जिसको माना जाता है उनका बुक का काफ़ी इम्पैक्ट रहा इनके लाइफ पर। और दूसरी चीज़, जो महात्मा फूले, ये पहले से काम कर रहे थे अनटचेबिलिटी हटाने के लिए या फिर कास्ट सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। तो अंबेडकर उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ कबीर। कबीर वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, वो कंडेम करते थे कास्ट सिस्टम को। अंबेडकर वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, his legal approach. In England, he became a barrister, hence his political views were influenced by his legal approach. Obviously, जो भी उनका कैरियर होगा, फिर जो भी वो पढ़ेंगे, उनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा उनके व्यूज में। इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन डेवी का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था। When he was studying in USA, he was impressed by the 14th Amendment of the US Constitution, which gave freedom to the Negroes. 14th Amendment में कुछ चीज़ें की गई थी, जिसमें एक चीज़ ये भी थी कि निग्रोज को फ्रीडम मिला था अमेरिका में, तो उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था। सो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एबव इन्फ्लुएंसेस, डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टेंटली गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी फॉर द डाउन ट्रोडन अनटचेबल कम्युनिटी, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हिज थिंकिंग एंड राइटिंग। देखिए, जो जो चीज़ें उनके ऊपर इन्फ्लुएंस की, वो चीज़ों का असर पड़ा उनकी थिंकिंग एंड राइटिंग्स में। After his education, he dedicated himself to task of upliftment of untouchable. Soon he won the confidence of the untouchables and became their leader. So आगे बढ़ते हैं, लिटरेरी वर्क्स ऑफ राइटिंग। तो अगर अम्बेडकर की बात करें तो ये और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स की तरह नहीं थे। ये पॉलिटिकल लीडर तो थे ही, साथ में सोशल रिफॉर्मर भी थे, स्कॉलर भी थे, थिंकर भी थे। ही हैज रिटन एक्सटेंसिवली ऑन वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। कुछ बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको याद करना है विद द ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन, जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940, हु वेयर द शूद्रास 1946, एंड द अनटचेबल्स 1948, द बुद्धा एंड धम्मा 1957। देखिए, क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये सारी बुक्स हैं अम्बेडकर की, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एक साइड ईयर्स लिख देगा और दूसरे साइड बुक्स के नाम। तो अब इनको सही ईयर को सही बुक्स के साथ मिलाना होगा। तो क्वेश्चन इस तरह आते हैं, इतने फैक्चुअल होते हैं, तो इसलिए आपको याद करना ही करना है। सो आगे बढ़ते हैं, एक्टिव वर्क्स। उनके वर्क्स क्या थे? ही इस्टेब्लिश्ड मेनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में। ये सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी डिप्रेस्ड क्लासेस को, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से एक्टिविटीज हूँ। ही आल्सो इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। लेबर पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शंस। इससे फ़ायदा क्या होगा? प्रोटेक्शन हो दिया जाएगा पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शंस को। ही क्रिएटेड ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 to spread higher education शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में। ही एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि
पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945। कुछ न्यूज़पेपर्स भी थे जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत एंड जनता, इनके थ्रू अपने व्यूज को प्रोपगेट करते थे। कई सारे सत्याग्रह भी उनके, जैसे कालाराम टेम्पल था नासिक में 1930 में। ये डिप्रेस्ड क्लासेस को टेम्पल में एंट्री दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया था। मोबिलाइज एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए अनटचेबल्स को कई सारे और सत्याग्रह हुए, जैसे चौधर लेक सत्याग्रह एट मलाड। मैं इन सब के बारे में आगे दूसरी वीडियोज में बात करूंगा, जब मैं उनकी एक्चुअल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे बात करूंगा या फिर उनके पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बात करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। ही पार्टिसिपेटेड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। बी आर अम्बेडकर वॉज द ओनली पर्सन हु अटेंडेड ऑल द 3 कॉन्फ्रेंसेस। सो आगे बढ़ते हैं। ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 7 members, and बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कि उनको आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, और लास्ट में वो ये मानकर कि वो अनटचेबल्स की कंडीशंस हिंदुइज्म में रहते हुए नहीं सुधार सकते, तो वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में। सो यस, प्रमोशन पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। सो एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।